કચ્છની આ પાવન ધરતી પર આદરણીય અરવિંદજીનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આપ સૌ જે રાહ જોઈ રહ્યા હતા, આજે આટલા સમય રાહ જોયા બાદ આપણી વચ્ચે અરવિંદ કેજરીવાલજી ઉપસ્થિત છે। જેવી રીતે આપ સૌ વાત કરી રહ્યા તેવી રીતે આજે એમનો જન્મદિવસ પણ છે અને આપણે સૌ ગુજરાત તરફથી એમને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ પાઠવીએ। કચ્છની આ ધીંગી ધરા પર આમ તો અરવિંદજી ઘણીવાર આવી ચૂક્યા છે, પણ આ ક્રાંતિના નાયક આજે ફરીથી પહેલીવાર ગુજરાતની આ ચૂંટણી અને આ માહોલની અંદર ગુજરાતની જનતાને એક ગેરંટી આપવા માટે આવ્યા છે। એવા સમયે હું વધારે સમય નહીં લેતા હું માનનીય ઈશુદાન ગઢવીભાઈને વિનંતી કરીશ કે એ આપ સૌને સંબોધિત કરે અને પોતાની વાત રાખે। ઈશુદાનભાઈ ગઢવી। थैंक यू। बोलो भारत माता की जय जवान। किए बधा मजा में आयो ने? आजे जेना हिंदुस्तान में जेनी उम्मीद छे अने गुजरातना मीडिया मित्रों आपणे मदद करे छे एटले थोड़ू सहन करी लेजो। આજે મિત્રો જ્યારે જ્યારે આ ધરતી ઉપર પાપ વૈધા છે, જ્યારે જ્યારે આ ધરતી ઉપર લૂંટ વધી છે, જ્યારે જ્યારે આ ધરતી ઉપર ગરીબોનો લોહી ચૂસવામાં આવ્યો છે, ત્યારે ગરીબોની ચીસો છે એ ભગવાન સાંભળે છે અને ત્યારે ભગવાન અરવિંદ કેજરીવાલજી જેવાને ધરતી ઉપર મોકલે છે। એમાંના એક આજે આપણા માટે ગર્વનો દિવસ છે કે રાષ્ટ્રીય કન્વીનર દિલ્હીના લાખો બાળકોને સારું શિક્ષણ આપીને દુઆ લેનાર અરવિંદ કેજરીવાલજીનો જન્મદિવસ છે આજે। મિત્રો હું સ્પષ્ટપણે માનું છું કે અરવિંદ કેજરીવાલજી જેવા વ્યક્તિઓ સદીઓમાં એકવાર આવતા હોય છે, સદીમાં એકવાર, અને આવા જ વ્યક્તિઓ ક્રાંતિવીર બની શકે છે। તમે જુઓ મહાત્મા ગાંધી, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, જે લોકોએ પોતાનું બધું છોડીને આવ્યા હતા, અને જે લોકો પોતાનું છોડીને આવે છે ને સાહેબ, ઇતિહાસ એના લખાય છે, બુચસિયાઓના ઇતિહાસ નથી લખાતા। કચ્છમાં તમારે નહેરના પાણી પહોંચ્યા હશે અને બીજા દિવસે નહેર તૂટી હશે, ખરું ને? આ બુચસિયાનો એક જ ઇલાજ છે માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી। અરવિંદ કેજરીવાલજી ગુજરાતમાં આવ્યા એટલે બુચસિયાઓની બૂચ વાગી જશે। એટલે વધારે મિત્રો સમય નથી લેવું, કારણ કે આજે ખૂબ મોટી જાહેરાત આપણા રાષ્ટ્રીય કન્વીનર માનનીય અરવિંદજી કરવાના છે અને આપણા માટે ન માત્ર ગુજરાત, મિત્રો हिंदुस्तान आखो माननीय अरविंद केजरीवालजी ने एक उम्मीद थी जोई रह्यु छे, एक उम्मीद थी। हमणाज गतरोज हूँ राजकोट मांथी पसार थई रह्यो हतो, एक होटले ऊभवानुं थयुं त्यारे राजकोट में ए लोको मने ओळखी गया अने राजकोट में ए लोकोए मने के चा पीओ। मैं कीधुं चा पीतो नथी, ए वात अलग छे के भाजपे दारू पीवडाव्यो, पण हूँ चा पीतो नहीं, लेकिन सर उन्होंने जो मुझे कहा, होटल में मैं निकल रहा था, गाड़ी रास्ते में रुकी, पहचान गए, उन्होंने ये कहा कि हम नवदंपति अभी मैरिज किया है, हम चाहते हैं कि हमारा जब बच्चा पैदा हो तब अरविंद जी की सरकार और उसकी स्कूल में हमारा बच्चा पढ़े। ये उम्मीद है। और आप देखो लाखों आत्माएं, लाख लोग यही सोचकर बैठे हैं। 44 लाख लोग स्टूडेंट
अभी गुजरात में प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, 44 लाख। और वो सब चाहते हैं कि हमारे यहां पे भी दिल्ली की तरह अच्छी स्कूलें हों, हमारा बच्चा भी कलेक्टर बने, हमारा बच्चा भी डॉक्टर बने, हमारा बच्चा भी इंजीनियर बने। लेकिन कम नसीब कि उन्होंने जो चुना वो बिजनेस वाले निकले, उन्होंने अपनी स्कूलें खोल दी। सही बता रहा हूं मैं? लेकिन जब ईश्वर चाहता है ना तो रावण का भी अंत आया था, और ईश्वर चाहता है इसलिए भाजपा की भी अंत आएगा। और भाजपा भी हिंदुस्तान में किसी से अगर डरता है तो वो गर्व से कहना पड़ेगा वो चेहरा ये है। पूरे हिंदुस्तान के बच्चे ये चाह रहे हैं कि हमारे मसीहा आ गए हैं, अब भाजपा की ताकत नहीं है वो यहां गुजरात में भी टिक पाए। और ज्यादा ना बोलते हुए फिर से मैं, सोचो आप, आईआईटी जब पास बच्चा करता है, 12वीं कक्षा पास, अच्छे मार्क्स आते हैं ना, तब आईआईटी में प्रवेश होता है। आईआईटी पास जब बच्चा करता है तो उसके मम्मी पापा उसकी चिंता नहीं करते, क्योंकि उनकी लाखों की सैलरी वाली वेटिंग होती है। और उसके बाद जब यूपीएससी कोई पास करता है तब तो बाबू बन जाते हैं, फिर तो कहां कमी रहती है। लेकिन क्रांतिवीरों और जनता का भला सोचने वाले कभी अपनी तनख्वाह पे अटकते नहीं है, और ये अरविंद जी है। आपको ताजुब होगा, करोड़ों रुपए की ऑफर उनको, उनके नीचे से ऑफिसर ने बोला कि सर आप छूट दीजिए, करोड़ रुपए भ्रष्टाचार। अरविंद जी ने कहा कि मनुष्य एक बार जन्म लेता है, और मैं अपने लिए जन्म नहीं लिया है, उन बच्चों के लिए जन्म लिया है जो नासा में भी यहां से जाएंगे और नासा की स्थिति यहां लाएंगे। और ये उम्मीद हम सबको है। इसलिए फिर से मैं, आज अरविंद जी का जन्मदिन है, मैं लाख लाख मुबारकबाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप तब तक स्वस्थ रहें जब तक हिंदुस्तान नंबर 1 न हो जाए। और मुझे पूरा यकीन है करोड़ों लोगों की दुआएं आपको लगेगी। ये लोग चाहे जितने भी गालियां दे आपको, जितनी गालियां देंगे लोग उतना ही आपको प्रेम करेंगे, ये मुझे विश्वास है। बोलो भारत माता की। ખૂબ 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 આભાર ઈશુભાઈ. આજે કચ્છની આ ધરાથી સમગ્ર ગુજરાતને, સમગ્ર દેશને આપણે સંદેશ આપવો છે, અને એટલા માટે કચ્છ સુધી અરવિંદજી પહોંચ્યા છે. અહીંયા જે કંઈ આપણી ચર્ચાઓ છે એ ચર્ચાઓને આપણે છેલ્લે સુધી ગુજરાતના અને દેશને ખૂણે ખૂણે સુધી પહોંચાડીશું. હું આ સભાને આગળ વધારવા માટે આપણા પ્રદેશ અધ્યક્ષ ગોપાલભાઈ ઇટાલિયાને વિનંતી કરીશ કે એ આવશે અને આપ સૌને સંબોધિત કરશે. ગોપાલભાઈ. हेलो, भारत माता की। दोस्तों, મારી વાતની શરૂઆત કરું એ પહેલા મને એવું લાગે છે કે એક કામ આપણે બધાએ કરવું જોઈએ. ગાય એ આપણી સંસ્કૃતિ સાથે, આપણી લાગણીઓ સાથે, આપણી પરંપરા સાથે જોડાયેલી એક વ્યવસ્થા છે. ગાયને આપણો સમાજ હંમેશા માન આપતો આવ્યો છે, પૂજતો આવ્યો છે, અને એ પરંપરા વર્ષોથી આગળ વધતી આવી છે. હમણાં જે લંપી વાયરસ આવ્યો એમાં આખા ગુજરાતમાં સૌથી વધુ જો ગાયોના મૃત્યુ થયા હોય તો કચ્છમાંથી થયા છે. ત્યારે મને એમ લાગે છે કે અરવિંદજીના જન્મદિવસના આ દિવસે અહીંયા જ્યારે એકત્રિત થયા છે ત્યારે એ તમામ જે આપણા ગાય માતાઓના મૃત્યુ થયા છે એને શ્રદ્ધાંજલિ આપવી જોઈએ, ઊભા થઈને 2 મિનિટ મૌન પાળીને. તો હું બધાને વિનંતી કરીશ કે આપણે એ મૃતક ગાય માતાઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ 2 મિનિટનું મૌન પાળીને. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. એક માણસની અંદર હંમેશા સંવેદના હોવી જોઈએ. કે માણસ સાથે કંઈ ઘટના બને કે પશુ સાથે બને કે પક્ષી સાથે બને,
માણસની અંદર સંવેદના હોવી જોઈએ, તમામ પ્રત્યે કરુણા, પ્રેમ, સહાનુભૂતિ હોવી જોઈએ. ગુજરાતમાં આટલી બધી ગાયોના મૃત્યુ સરકારના પાપે, ભાજપના નેતાઓના પાપે થયા છે. કોરોનામાં વ્યક્તિઓના મૃત્યુ પણ થયેલા, લઠ્ઠાકાંડમાં પણ મૃત્યુ થયેલા. આજ દિવસ સુધી સરકારમાં બેઠેલા લોકોએ ક્યારેય સંવેદના પાઠવવાનું કામ કર્યું નથી. આપણે આમ આદમી પાર્ટી એકમાત્ર એવી પાર્ટી છે જે સંવેદના દર્શાવવાની હોય, સહાનુભૂતિ આપવાની હોય, માણસ તરીકેની ફરજ બજાવવાની હોય ત્યારે આપણે ક્યારેય ચૂકતા નથી. એ વિચાર આપણને અરવિંદ કેજરીવાલજીમાંથી મળે છે. આજના આ કાર્યક્રમમાં વિશેષ માં આશાપુરાના આશીર્વાદથી પવિત્ર થયેલી આ ધરતીમાં અને આ કચ્છના તમામ ખૂણે ખૂણેથી પધારેલા કાર્યકર્તાઓને હું સૌ પ્રથમ સ્વાગત કરું છું, આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને અરવિંદજીનો વિશેષ આભાર માનીએ છીએ કે એમનો જન્મદિવસ હોવા છતાંય આજે તેઓ આપણી વાત સાંભળવા અને આપણા માટે એમનું વિઝન રજૂ કરવા માટે ગુજરાત પધાર્યા છે. આપણા માટે ગર્વની વાત છે. કોઈ વ્યક્તિનો જન્મદિવસ હોય એટલે એ બહુ મોટી વાત કહેવાય, ખુશીનો પ્રસંગ હોય. માણસ એક દિવસ રજાના મૂડમાં હોય, પણ અરવિંદજીના તારીખિયામાં રજાનો વાર જ નથી, રજાની કોઈ તારીખ જ નથી. બધી તારીખો કામની છે, બધા વાર કામના છે. આજની એમની હાજરીથી સાબિત થાય છે. અને આજે બહુ સરસ વાત કરવા માટે આવ્યા છે, શિક્ષણને લગતી. કેમ કે ગુજરાતમાં ભાજપના લોકોએ શિક્ષણનો દાટ વાળી દીધો છે, શિક્ષણ બરબાદ કરી નાખ્યું છે. શાળાઓ બંધ કરી દીધી, યુનિવર્સિટીઓ પ્રાઇવેટ ખુલવા લાગી, કોલેજોની અંદર વ્યવસ્થાઓ નથી રહી, સરકારી શિક્ષકોની ભરતી ન થાય, જેટલા હોય એની પાસે ભણતર સિવાયના કામ કરાવવામાં આવે, શાળાનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બરાબર ન હોય. એટલે એક દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો શાળા વ્યવસ્થા, શિક્ષણ વ્યવસ્થાને જેમ કોઈ જમાનામાં અંગ્રેજો બરબાદ કરતા હતા, એમાં અંગ્રેજોના માસિયાઈ ભાઈઓ અત્યારે ગુજરાતની અંદર શાળા વ્યવસ્થાને બરબાદ કરી રહ્યા છે. એટલે એવા સમયે શિક્ષણ વ્યવસ્થા સુધરે, આપણી પાસે બે વિકલ્પ છે. એક છે ભાજપ જે શાળાઓ બંધ કરે છે, એક છે અરવિંદ કેજરીવાલની આમ આદમી પાર્ટી જે શાળાઓ ચાલુ કરે છે. ગુજરાતને આપણે એક નવો વિકલ્પ આપવા માટે આવ્યા છીએ. અને વિષ્ણુ પુરાણમાં બહુ સરસ વાત કરી છે. આપણે બધાય ભણ્યા છીએ, અથવા સ્કૂલના ગેટ ઉપર, કોલેજોના ગેટ ઉપર પુસ્તકોમાં એવું લખ્યું છે કે સા વિદ્યા યા વિમુક્તયે. એમ કહેવાયું છે કે વિદ્યાથી માણસને મુક્તિ મળે છે. મુક્તિ શેનાથી જોઈએ? કાલે 15મી ઓગસ્ટ આપણે આઝાદી દિવસ ગયો. જે માણસ ભણ્યો નથી એ આઝાદ નથી. શું કામ? કેમ કે એને બીજા ઉપર આધાર રાખવો પડે છે. પંચાયત ઓફિસે જાય તો કોઈ ભણેલા છોકરાને કહેવું પડે કે ભાઈ મારું આ ફોર્મ ભરી દે. બેંકમાં જાય તો કોઈને કહેવું પડે, પટાવાળાને કે સિક્યુરિટી સ્ટાફને, કે મારું આ કામ કરી દો. વિદ્યા માણસને આ બધી બીજા ઉપર આધીન રહેવાની જે ગુલામી છે એનાથી મુક્તિ અપાવવાનું કામ વિદ્યા કરે છે. વિષ્ણુ પુરાણે કીધું છે. અને અરવિંદ કેજરીવાલજી પણ ઈચ્છે છે કે એક એક માણસને શાનદાર શિક્ષણ મળવું જોઈએ, સારામાં સારી સ્કૂલો બનવી જોઈએ. માણસ ગુલામ ન હોવો જોઈએ. જે માણસ પોતેને સંવિધાનમાં પોતાને શું અધિકારો મળ્યા છે, અલગ અલગ કાયદામાં શું અધિકારો મળ્યા છે, મહિલા હોય, વૃદ્ધ હોય, બાળક હોય, વંચિત વર્ગ હોય, એમના માટે અલગ અલગ શું અધિકારો કાયદાની અંદર લખેલા છે, એ અધિકારો માણસ જો પોતાની નરી આંખે વાંચી ન શકે તો એ માણસ આઝાદ નથી. અને અરવિંદ કેજરીવાલજી બધાને આઝાદ બનાવવા માટે, પોતે પોતાના અધિકારો વાંચી શકે એટલું શિક્ષણ આપવા માટે આવ્યા છે આપણી વચ્ચે. ભાજપવાળા તો ઈચ્છે છે કે સ્કૂલો બંધ થઈ જાય, કોઈ વાંચી જ ન શકવું જોઈએ, કોઈ લખી ન શકવું જોઈએ પોતાનું નામ પણ. એવા સમયે જ્યારે આપણે આવીને ઊભા છીએ કે અહીંયાથી આપણે બે રસ્તાઓમાંથી એક રસ્તો પસંદ કરવાનો છે. બીજો રસ્તો જે આપણને ઊંચાઈ સુધી લઈ જાય છે, આપણને અંદરની ચેતનાને જગાડવાનું કામ કરે છે, શિક્ષિત કરીને માણસને એક તાકાતવાળો વ્યક્તિ બનાવવાનું કામ કરે છે, રસ્તો આપવા માટે અરવિંદ કેજરીવાલજી પધાર્યા છે. હું એમનો આભાર માનું છું. અને શિક્ષણની દિશામાં આપણે બધાએ અનુભવ્યું છે કે બાજુના પોતાના ગામમાં સ્કૂલ ન હોય એટલે સૌથી વધુ નુકસાન બહેનો દીકરીઓને ભણવામાં થાય. છોકરાને તો દૂર મોકલીને ભણાવી લે કુટુંબવાળા, કે એમ કે ભાઈ મયુર મોટો છે, મયુરને ભણાવો, આપણે સોનલને નથી ભણાવી, અને ભણાવીને કે એને પરણાવી દેવાની છે. સૌથી વધુ નુકસાન જો કોઈને થતું હોય તો એ બહેનોને થાય છે. ગામની અંદર સ્કૂલ જેટલી હોય, 5મા ધોરણ 8મા ધોરણ સુધીની હોય તો 8મું ભણાવે, પછી બાપા, કુટુંબ કે સમાજ નક્કી કરે કે બેનને હવે દૂર નથી મોકલવી, એને ભણીને શું કામ છે, સાસરે જ જવાનું છે ને. આ વાત સાચી કરી મેં કે ખોટી કરી? બહેનોનું ભણતર બગડે. બીજી વાત કે બાજુના 20 કિલોમીટરની અંદર આર્ટ્સની કોલેજ હોય
સરકારી કે પ્રાઇવેટ, બેનને બીસીએ કરવું હોય, કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગમાં જવું હોય તો કુટુંબ પરિવાર સમાજ એમ કે ભાઈ એન્જિનિયરિંગ કરવા તો અમદાવાદ મોકલવા પડે, ત્યાં હું નહીં મોકલું, તારે ભણવું હોય તો આર્ટ્સની કોલેજ છે, આર્ટ્સમાં ભણવું હોય તો ભણ, નહીતર કાંઈ નહીં. તો જેનું સપનું બીસીએ ભણવાનું હોય, એમબીબીએસ કરવાનું હોય, એન્જિનિયરિંગમાં જવાનું હોય, એ બેને મજબૂરી વશ પોતાની મરજી વિરુદ્ધની ડિગ્રી ભણવી પડે છે. આ વાત સાચી છે કે ખોટી છે? યા તો એમ કહેવામાં આવે કે ભાઈ આપણા બાજુવાળા રમેશભાઈની દીકરી પણ ફલાણી કોમર્સ કોલેજમાં ભણે છે, તારે લેવું હોય તેની સાથે સાથે લઈ લે, એટલે બંનેને સથવારો થાય, બાકી હું અલગ કોલેજમાં નહીં મોકલું. શું કામ? કે આપણી આસપાસમાં ભણવા માટેની વ્યવસ્થાઓ નથી. 27 વર્ષ સુધી આપણે બધાએ મત આપ્યા, સરકારો બનાવી, નેતાઓ બનાવ્યા. કચ્છમાં તો મોટા મોટા નેતાઓ છે, આખા કચ્છનું નામ રોશન કર્યું દુનિયામાં, એવડા મોટા મોટા નેતાઓ છે. પણ જો અહીંયા એક એવી યુનિવર્સિટી બનાવી હોત માં આશાપુરાના નામ ઉપર કે અબડા અડભંગના નામ ઉપર, તો આખી દુનિયા એની નોંધ લેત કે કચ્છની એવી યુનિવર્સિટી છે કે અમદાવાદથી છોકરા કચ્છમાં ભણવા આવે છે. પણ હવે એ કામ એમનાથી નહીં થાય. એ પોતે જ નથી ભણ્યા, આપણા માટે શું કોલેજો બનાવવાના છે? જેમણે નિશાળ નથી જોઈ, જેમણે કોલેજ જોઈ નથી, યુનિવર્સિટી બોલતા ફાવતું નથી, આપણે એની પાસે આશા રાખીએ કે આ કચ્છમાં યુનિવર્સિટી બનાવશે. એ નહીં થાય. યુનિવર્સિટી બનાવવા માટે આઈઆઈટી પાસ અરવિંદ કેજરીવાલ જેવા નેતૃત્વની જરૂર પડે. એ બનાવે આપણા માટે. અને આજે અરવિંદ કેજરીવાલજી, આમ આદમી પાર્ટી, એક વિઝન સાથે કે ગુજરાતની અંદર શું બનશે, કચ્છની અંદર કેવા પરિવર્તન આવશે, એના વિઝન સાથે આપણી વચ્ચે આવ્યા છે. મને વિશ્વાસ છે કે આ વખતે આમ આદમી પાર્ટીને કચ્છમાંથી ખૂબ સારો સપોર્ટ મળશે, આખા ગુજરાતમાંથી સપોર્ટ મળશે. અને 27 વર્ષ સુધી આપણે જેમને ચાન્સ આપ્યો, એમનાથી જે થવાનું હતું એ થઈ ગયું. એમની શક્તિ જે હતી એ થઈ ગઈ. એ જે કરી શકે એમ હતા થઈ ગયું. હવે એનાથી કંઈ થાય એમ નથી. હવે એની એવરેજ કિલોમીટર બધું પૂરું થઈ ગયું છે. એટલે ખેંચાઈ ગયેલી ગાડી બહુ જાજી ચલાવાય નહીં, એને ભંગારમાં દેવી પડે. અને મજાની વસ્તુ જુઓ કે ભાજપ ભંગાર, કોંગ્રેસ પાર્ટી છે, મારે ન કહેવું જોઈએ, કોંગ્રેસ પાર્ટી છે એ ભંગાર છે અને ભાજપ ભંગારનો ડેલો છે. એટલે અહીંથી ભંગાર ઉઠાઈને ભંગારના ડેલામાં નાખે છે. હવે એ ભંગારના ડેલા ઉપર હાવણો મારવાનું કામ આપણે બધાએ કરવાનું છે. અને એ સાવણો મારવાથી ગુજરાતની અંદર એક નવી ઉર્જા આવશે, નવી શક્તિ આવશે. બહેનોને, દીકરીઓને, માતાઓને ભણવાની, આગળ વધવાની તક મળશે. હજારો બાળકોનું ભવિષ્ય બનશે, સરકારી સ્કૂલો બનશે, રોજગાર આવશે. આ વિઝન અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણને આપવા પધાર્યા છે. ત્યારે હું તમામનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ફરી એક વખત આપણે એવી આશા રાખીએ કે જે વિદ્યા આપણને મુક્તિ અપાવે, બંધનોથી મુક્તિ અપાવે, વિશ્વના ફલક ઉપર વિચારવાની ક્ષમતા આપે, એવી વિદ્યા આપણને આમ આદમી પાર્ટીની સરકારના માધ્યમથી મળે, એવી માં આશાપુરા અને પ્રાર્થના સાથે સૌને જય જય ગરવી ગુજરાત. ખૂબ ખૂબ આભાર ગોપાલભાઈ. હવે આપણે જેની રાહ જોઈ રહ્યા હતા, આજનો આ ટાઉન હોલનો કાર્યક્રમ આપ સૌની સાથે સંવાદ કરવા માટેનો છે. હું મારા साथी मित्रों ने विनती करीश के अरविंद जी से आप सवाल कर सकते हैं आज शिक्षा के बारे में, गुजरात की शिक्षा के बारे में, दिल्ली की शिक्षा के बारे में, जो भी आप पूछना चाहते हैं. और कोई सुझाव है, अगर તમારી પાસે કોઈ સારો વિચાર છે કે એમને શિક્ષણ ક્ષેત્રે લાવી શકાય એવો કોઈ વિચાર હોય તો પણ આપ સૌ અરવિંદજીને આપી શકો છો. હું ગોપાલભાઈને વિનંતી કરીશ કે એમના હાથમાં માઇક રાખે. સાથે આપણે પહેલા તમામ સવાલો લઈશું અને પછી અરવિંદજીને સાંભળીશું અને ત્યારબાદ મીડિયા મિત્રો, જે મીડિયાના સાથીઓ છે, એમના પણ આપણે સવાલો લઈશું. હું વિનંતી કરીશ કે એક પછી એક ગોપાલભાઈ તમે ઓપરેટ કરશો અને જે સાથીઓ છે એમને ઊભા કરી અને એ સવાલ પૂછે એવી આપણે વ્યવસ્થા કરીએ. પબ્લિકની અંદર માઇક પહોંચાડવામાં આવે. તમે मनोजभाई, हेलो માઇક પબ્લિકમાં પહોંચાડવામાં આવે. हेलो, नमस्कार मनोज जी. बोलिए बोलिए. नमस्ते सर. नमस्ते. मेरा नाम छाया चौहान है. मैं 100% सहमत हूँ गोपाल जी की बात से. यहाँ पे कच्छ में महिलाओं के लिए हायर एजुकेशन के लिए कोई सुविधा नहीं है.
मेरी बात करूं 1998 में मैंने जब 12th साइंस किया उसके बाद मुझे डेंटल में एडमिशन मिला था अहमदाबाद में, लेकिन महिलाओं को जैसे बाहर नहीं भेजते तो मुझे नहीं भेजा गया था, तो फार्मेसी करना पड़ा मुझे यहाँ पे ही। वही परिस्थिति आज वही परिस्थिति है। तो हायर एजुकेशन यहाँ पे कैसे डेवलप किया जाए? जैसे आज मैं फार्मेसी कॉलेज की ट्रस्टी हूँ जहाँ पे डी फार्म ही है, बी फार्म के लिए मैं आगे प्रोसेस करवा रही हूँ, लेकिन बी फार्म की परमिशन नहीं मिल रही है मुझे, मेरे बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है। सर हायर एजुकेशन के लिए प्लीज कुछ करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। આપો આપો, બને એટલું શોર્ટમાં રાખજો એટલે વધુ લોકોનો નંબર લઈ શકાય। हेलो, जय हिंद सर। मेरा सवाल केजरीवाल से है सर। सर आपने दिल्ली में जो हाईटेक स्कूलों सब खोल दिए सर, वो तो इंडिया का कैपिटल था, तो सर उधर जल्दी डेवलप होना मुमकिन था, जल्दी डेवलप हो गया। पर सर हमारे यहाँ गुजरात में कच्छ में भी सर ऐसे इलाके हैं जैसे कि बन्नी हो गया, अबड़ासा हो गया और लखपत, जहाँ में मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आता अभी तक सर। तो वहां पे आपकी जो हाईटेक स्कूल का प्लानिंग है, तो सर आप वो प्लानिंग कैसे अप्लाई कर पाओगे? ठीक। माइक आपे તમને ઉભા રહો। हाँ, मैं आपका जरूर जवाब देंगे, चिंता ना करो। ये ले लो माइक, दे दो। जय हिंद सर। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी जन्मदिन की। शुक्रिया। सर आप जैसे लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। मेरी एज 22 साल है, मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। यहाँ पे मोदी जी ने बहुत नारे लगाए हैं, ये भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ये करेंगे, अभी तक कुछ खत्म नहीं हुआ है। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, हाजीपुर से दूर 15 किलोमीटर दूर डोरा गांव है। मेरी एज 22 साल है। मेरी जब आंखें खोली थी 2012 में, उस टाइम से सर एक ट्रांसमीटर लगा है लाइट का। आज 2022 चल रहा है, 14 साल से एक ट्रांसमीटर चेंज नहीं हुआ इन बीजेपी वालों से। और स्कूल जो है ना, स्कूल में मैंने पढ़ाई छोड़ी थी 7वीं क्लास में, आज अभी चल रहा है 2022। 8 साल में इन लोगों से स्कूल नहीं बनाए। क्या भाजपा बनाएगी, क्या कांग्रेस बनाएगी? ये लोग ना बंगाड़ के व्यापारी हैं, कुछ नहीं करने वाले, देश को बर्बाद कर दिया है। आप जैसे लोगों को जरूरत है। मेरी एज नहीं है इधर काम करने में। आप मोदी जी बोलते हैं बाहर भाइयों बहनों मत जाओ कमाने, मैं इधर करके दूंगा। मेरी एज नहीं है काम करने की, मेरी एज पढ़ाई करने की है। 22 साल में लोग कॉलेज करते हैं, मैं इधर ट्रेनिंग ले रहा हूं। 1 साल मेरा भविष्य बनाऊं तो बाहर निकलूं। इधर क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है सर। आप जैसे लोगों की जरूरत है, कुछ करो। हाथ जोड़ रहे हैं आपके लिए। मेरा नाम शाहबाज खान है। मेरा एड्रेस डोरा गांव है, डोरा हाजीपुर से दूर। 1 मिनट सर, हमारे को टाइम नहीं मिलेगा, हम गरीब लोग हैं, पैसे वालों की सुनते हैं। दे दो माइक, दे दो माइक, दे दो। आप जैसे लोग हमारी सुनते हैं सर, और कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। ये लोग कोई मोदी की तरह पैसों पे बुलाने वाले नहीं है। आपके लिए आए हैं। किसी ने खाना भी नहीं खाया, मैंने देखा इन लोगों को। मैं नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ, रात को 8 बजे से अभी तक मेरे को 18 घंटे हुए हैं। मैं आपको इधर, मैं ड्यूटी पे हूँ, मुझे पता है मुझे ड्यूटी से निकाल देंगे। मुझे जरूरत नहीं है इस नौकरी की, मुझे देश को देखना है। हेलो, जय हिंद सर। सर मेरा सवाल है, अभी कुछ दिन पहले मैं प्राइमरी स्कूल, बोलिए बोलिए। सर कुछ दिन पहले मैं अभी प्राइमरी स्कूल में गया था, उधर शिक्षक को मिलने के लिए। तो शिक्षक को मैं पूछा सर आपको, સાંભળો બધા, સાંભળો પ્લીઝ। शिक्षक से मेरी बात हुई कि आपको इधर क्या क्या दिक्कत हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम है। तो उसने मेरे को सर बताया, सर जी ने, कि कुछ न कुछ डेली सरकार की तरफ से कुछ नया परिवर्तन आ जाता है और कुछ न कुछ नया काम दे देते हैं हमको सरकार की तरफ से, तो हम बच्चे को सही तरफ पढ़ा नहीं पाते हैं। तो डेली कुछ न कुछ परिवर्तन आते हैं और सरकार बोलती है हमको जल्दी ना जल्दी कुछ बना के दो, लिस्ट तैयार करके दो, तो हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे सर? ठीक है तो सर ये मेरा सवाल था, उसके लिए आप क्या कर पाएंगे? तो शिक्षक लोग मैं बताऊंगा अभी। फ्री हो जाएंगे और इस काम में लग जाएंगे सर। ठीक है। 100 प्रकार के काम। આગળ સાંભળો બીજા મિત્રો, પ્લીઝ શાંતિ રાખો। બધાને વિનંતી છે, પ્લીઝ વાતો ના કરો।
माइक वाला क्या क्या आपो ने फटाफट माइक दीजिए फटाफट। हेलो, बोलिए बोलिए। मेरा नाम अमृत पटेल है। मैं एक छोटा सा इंसान हूं और केजरीवाल जी से एक विनती है कि आप आज यहाँ आए हैं, आपका बर्थडे है, रिटर्न गिफ्ट हम लोगों को कुछ दे के जाइए। और आपकी जब सरकार आएगी तब आप वादा करके जाइए कि सारे कच्छ में नर्मदा का पानी मिलेगा और युद्ध के दौरान से हमारी सरकार ये काम करेगी तो कच्छ के सारे किसान भाइयों आपको बहुत बहुत बधाई देगी और हमारी उम्र भी आपको लग जाए। धन्यवाद। आज मेरा बर्थडे है तो पहले तो आपको मुझे गिफ्ट देना बनता है, उसके बाद रिटर्न गिफ्ट। तो आप हमारी सरकार बनाइए और मैं रिटर्न गिफ्ट के रूप में नर्मदा का पानी आपको दूंगा। हाँ नेक्स्ट। हेलो हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते सर मेरा नाम है बलदेव सिंह धर्मेंद्र सिंह परमार। मैं रापर से आया हूँ और सर हमारी एक दिक्कत है। आज 75 साल हो गए आज़ादी को और लास्ट 28 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सरकार है। लेकिन सर 1986 में एक ऐसी शिक्षण नीति बनाई थी हमारे स्वर्गस्थ राजीव गांधी जी ने कि हर शहर और जो भी गांव है उसके पास में जो बड़ा शहर हो वहां पे एक ऐसी अच्छी स्कूल बनाई जाए जिसमें साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाए जाए। लेकिन सर बहुत दुख के साथ आपको कहना पड़ता है आज भी हमारा जो रापर है वहां पे विज्ञान प्रवास के लिए कोई स्कूल भी नहीं है और न ही आर्ट्स और कॉमर्स के लिए कोई कॉलेज है। सर हम आज आपको यहां से रिटर्न गिफ्ट ये देना चाहते हैं कि हमारी कच्छ की जो 5 सीटें हैं वो आपको हम जरूर देंगे। लेकिन सर आप भी हमें रापर के अच्छी कॉमर्स कॉलेज और एक साइंस सब्जेक्ट के लिए एक अच्छी स्कूल बिल्कुल हमें भी दे दीजिए क्या प्लीज, आप जीतने के बाद। बिल्कुल बनाएंगे। नेक्स्ट। जय हिंद सर। जय हिंद सर। फर्स्ट जय ऑफ हिंद। ऑल हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अगर आपकी सरकार गुजरात में बनेगी तो आप हम स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या प्रोवाइड करेंगे? अभी मैं सारा बताऊंगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी जल्दी करिएगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट। माइक दीजिए फटाफट से, माइक दीजिए माइक। जल्द સાંભળો બધા શાંત, થોડોક શાંતિ બનાવી રાખીએ અરવિંદજીની હાજરીમાં। अरे इधर दे दो, इधर दे दो। हेलो, हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अरे सर, सीबीएसई बोर्ड के अंदर अभी जो चल रहा है सत्र, उसमें एनसीईआरटी बुक्स कंपलसरी है, लेकिन उसके साथ रेफरेंस बुक भी इसने कंपलसरी कर दी है, जो कि वो कोई गैर कानूनी रेफरेंस बुक यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात सर कि 2001 में भूकंप आया था कच्छ के अंदर, आज तक किसी भी गांव का, जो भी गांव एडॉप्ट किए हुए थे जो कंपनियों ने, उसका आज तक रजिस्ट्री नहीं हुआ है। तो सर आप उसमें खास फोकस करना। थैंक यू सर। ठीक है। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। हाँ सर।
सर अभी क्या है कि गुजरात सरकार जो बीजेपी है वो क्या है कि गवर्नमेंट की जो अभी जो भी जगह है वो पेंडिंग सभी पड़ी है और कोई भी वैकेंसी बाहर नहीं निकालती है और भी जो कहीं वैकेंसी आई है तो उसकी एग्जाम नहीं लेती है और जो एग्जाम ले लेते हैं उसका रिजल्ट या आंसर की नहीं देते हैं बरोबर। और उसमें क्या है कौभांड होता है और उसमें क्या है एक दो बिन सचिवालय वाली एग्जाम गई थी उसमें जो कौभांड हुआ था उसमें क्या था कि लाइव उसके सीसीटीवी कैमरा का दिखाए थे तो भी वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर बहुत ज्यादा आंदोलन करने के बाद युवराज सिंह ने जो आंदोलन किया था उसके बाद एग्जाम कैंसिल की थी जो बिन सचिवालय वाली। और अभी इसमें कच्छ में क्या है सर कि इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कच्छ है और इसमें एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज है गवर्नमेंट, दूसरी एक भी नहीं है, खाली वो भी भुज की और गुजरात की लास्ट नंबर पे आती है भुज की ये कॉलेज और उसमें फैकल्टी का कोई भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। मैं उसमें ही पढ़ा हूँ और कभी भी कोई लेक्चर नहीं हुआ है और सरकार बोलती है कि 75% अटेंडेंस चाहिए, शिक्षक भी टीचर्स होते हैं उसकी भी 75% अटेंडेंस नहीं होती है। हम उधर जाते हैं, मैं अप डाउन करता था 50 किलोमीटर से अप डाउन करके आता था गांधीधाम से भुज तक, उधर मैं 11 बजे पहुंच जाता था, 1 बजे तक लंच का टाइम हो जाता था, कोई भी शिक्षक नहीं आते थे, हम ऐसे ही बैठे रहते थे। फिर ऐसा देखते हैं कि कोई शिक्षक नहीं आए तो फिर हम चले जाते हैं, फिर कोई एक आधा शिक्षक आता है, फिर उसमें कोई लेक्चर वेक्चर होता नहीं है, फिर बोलते आप आए नहीं। और ओके नेक्स्ट शॉर्ट में रजू करजो प्लीज शॉर्ट में। सर मेरा नाम जडेजा अनुभा है, मैं इंडियन आर्मी से रिटायर हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं सर मैं इंडियन आर्मी से रिटायर हूं सर। मैं कहना चाह रहा हूं कि जो भी हमारे जवान शहीद होते हैं, मान लो कि पुलिस हो चाहे कोई भी फोर्स हो, बकाया दूसरे जैसे स्टेट जो भी उसको शहीद को फंड वगैरह जो भी कुछ देते हैं उससे बजाय हमारा गुजरात के अंदर बहुत ही कम है। तो आपकी सरकार अगर आएगी तो उसके लिए आप क्या सोचेंगे? थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन अभी तो लास्ट। हैप्पी बर्थडे सर। सर मैं गांधीधाम से कांजी भाई बोल रहा हूँ। ये अपने भुज कच्छ में पूरा सरकारी एक ही बड़ी हॉस्पिटल है जो भाजपा सरकार ने 120 करोड़ के लिए आम आदमी के लिए गिफ्ट दी थी, मगर ये भाजपा वाले और अडानी को गिफ्ट उनको दे दिया है वापस। अभी कच्छ में कोई ऐसी बड़ी हॉस्पिटल नहीं है जो गरीब आदमी आम आदमी जो पूरी अपनी तबीयत के लिए कुछ सेवा कर सके। ओके हाँ एक लास्ट बार दे दिए, लास्ट क्वेश्चन लास्ट दे दीजिए लास्ट क्वेश्चन। जी सर। हेलो सब ये कच्छ है ना सब खेती पे निर्भर है पूरा सर। मेरे ख्याल से यह 3 या 4 साल ऐसे हो गए हैं कि जो यहाँ के जो खेडूत है लोकल उन्हें सर बहुत सारी परेशानी होती है। मीन्स के बारिश की वजह से बहुत सारे पाक का नुकसान हो जाता है सर। इतने साल बीजेपी गवर्नमेंट है कुछ नहीं किया है, मीन्स के कुछ किसी को भी नहीं दिया है कि जो फार्मर्स है उनके लिए कोई सुविधा नहीं है सर। आपकी अगर गवर्नमेंट आ जाती है सर तो आपका खेडुओं के लिए और जो मालदारी वर्ग है उनके लिए सर आपका क्या प्लान है? थैंक यू सर, हैप्पी बर्थडे सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है रिलेटेड है टीचर से सर आपको जानकर हैरानी हो गई कि गुजरात की स्कूलों में टीचर्स ही नहीं है। उन्होंने एक योजना नई निकाली कि प्रवासी शिक्षक, आपने नाम भी प्रवासी यहाँ गुजरात का है, इसका मतलब होता है विजिटिंग टीचर, जो बहुत कम पैसों में बेचारे यहाँ के बेरोजगार हैं वो लगते हैं यहाँ पे बीएड किए हुए। सब बहुत बड़ा क्वेश्चन है उनके लिए, आप टीचर्स के लिए क्या करेंगे सर? कितनी तनख्वाह मिलती है प्रवासी शिक्षक? सर 200 रुपए उनके लिए पर डे, लेक्चर नहीं, डे की बात है। ठीक है સૌને શાંતિ જાળવવા માટે વિનંતી। કેટલાક પ્રશ્નો લેટરમાં લખીને આવ્યા છે એમને અરવિંદજીને પહોંચાડી દીધા છે, એ એમના યોગ્ય જવાબો જે છે એમની સ્પીચની અંદર એ તમે આપ સૌને આપશે। હું વિનંતી કરીશ માનનીય અરવિંદજીને કે એ પોતે આ તમામ સવાલોના જે જવાબ આપે। માનનીય અરવિંદજી। एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत
हफ्ता 10 दिन पहले जब आज का यहाँ आने का कार्यक्रम बना तो मुझे ईशुदान भाई ने, गोपाल भाई ने बोला कि आज तो आपका बर्थडे है, आज आप कैसे आएंगे, आप अपना बर्थडे दिल्ली में नहीं बनाएंगे। तो मैंने कहा दिल्ली में तो हर साल मनाते हैं, इस बार गुजरात में अपना बर्थडे मनाएंगे आप लोगों के साथ। और आज जितना प्यार, जितना मोहब्बत आप लोगों ने दी उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। अभी कई सारे क्वेश्चंस पूछे, मैं लिख रहा था, काफी सारे रह भी गए, मैं मानता हूं काफी सारे रह गए, लेकिन मैं मोटा मोटा मुझे पता चल गया, मैं अब कोशिश करूंगा सब चीजों के जवाब देने की। एक प्रश्न ये पूछा गया कि हैं जी, देखिए ये मीडिया वाले ही अपना पूरा गुजरात में मैसेज पहुंचाएंगे, तो थोड़ा सा आप लोग मीडिया के साथ कोऑपरेट करें। मैं समझ सकता हूं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं समझ सकता हूं, लेकिन मुझे सुन लीजिए, शक्ल बाद में देख लीजिएगा। सॉरी। एक प्रश्न आया कि दिल्ली तो कैपिटल है, दिल्ली में तो स्कूल ठीक करना आसान था। दिल्ली में भी गुजरात जैसा ही हाल था पहले। 2015 में जब हमारी सरकार बनी, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का उतना ही बुरा हाल था जितना आज गुजरात के अंदर है। तो 70 साल में इन्होंने दिल्ली भी ठीक नहीं की थी, बीजेपी कांग्रेस वालों ने, हमने आके ठीक की है, तो हमें करना आता है। अगर दिल्ली ठीक कर दी तो गुजरात भी ठीक कर देंगे, चिंता मत करो। एक यहाँ पे जो भाई था वो बहुत उत्तेजित था, 22 साल की उम्र उसकी, बात उसकी बिल्कुल सही है कि ये कोई काम करने का टाइम थोड़ी था, ये तो पढ़ाई लिखाई करने का टाइम था। और बीजेपी और कांग्रेस ने लाखों करोड़ों युवाओं का कैरियर खराब कर दिया, उनका भविष्य खराब कर दिया। उसी के लिए तो हम लोग आए हैं, उसी के लिए तो आम आदमी पार्टी बनाई। नहीं तो अगर ये बीजेपी कांग्रेस वाले कुछ कर देते तो आम आदमी पार्टी बनाने की जरूरत ही क्या थी। मैं भी आप ही की तरह हूं, अपना अच्छा खासा घर पे काम करता था, मेरे को क्या जरूरत थी इधर उधर जाने की। लेकिन ये बीजेपी और कांग्रेस वालों ने 70-75 साल में कुछ नहीं किया, इसीलिए जनता को इकट्ठे होकर अब अपनी पार्टी बनानी पड़ी। एक है नॉन टीचिंग ड्यूटीज देते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। दिल्ली में बंद कर दिया हम लोगों ने, पंजाब में भी बंद कर दिया। किसी टीचर को पढ़ाने के अलावा कोई ड्यूटी नहीं दी जाएगी। अपने देश में शिक्षा व्यवस्था का इन्होंने कबाड़ा कर दिया है, मतलब जम के कबाड़ा कर दिया है इन लोगों ने। जो एक मिडिल क्लास वाला आदमी है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजता है, और प्राइवेट स्कूल वालों ने लूट मचा रखी है। सारे खराब नहीं है, 2-4 ठीक भी हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे यूनिफॉर्म के नाम पे, किताबों के नाम पे, डेवलपमेंट फीस, पिकनिक फीस, लाइब्रेरी फीस, फलानी फीस, ढिमकी फीस, और हर साल अनऑप्शनल फीस बढ़ा देते हैं और सरकार कुछ नहीं करती। मुझे बताया गया कि गुजरात के अंदर तो इन्होंने एक फीस कमेटी बनाई, फीस कमेटी बनाई थी इन पे फीस कंट्रोल करने के लिए। उस फीस कमेटी ने कंट्रोल नहीं किया, स्कूल फीस बढ़ाते हैं और वो उस पर ठप्पा लगाती जाती है। स्कूल फीस बढ़ाते हैं, वो उस पर करते हैं कि नहीं करते फीस कमेटी। तो प्राइवेट वालों ने गुंडागर्दी मचा रखी है। एक आदमी बेचारा अपने बच्चों को, एक माँ बाप क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं मेरा बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख जाएगा तो कुछ बन जाएगा जिंदगी में। बड़ी मुश्किल से एडमिशन होते हैं स्कूलों के अंदर, प्राइवेट स्कूल में कितनी मुश्किल से एडमिशन होते हैं। तो कोई माँ बाप जो है स्कूल वालों के खिलाफ बोलना नहीं चाहता, नहीं तो बच्चे को निकाल देंगे। तो माँ बाप मजबूरी के अंदर प्राइवेट स्कूलों की गुलामी करते हैं, और ये सरकारें प्राइवेट स्कूलों से पैसे खाती हैं। ये आधे से ज्यादा प्राइवेट स्कूल इनके अपने हैं, इन नेताओं के चलते हैं प्राइवेट स्कूल, इसलिए प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कुछ काम नहीं करते। तो आधे से ज्यादा लोग इसलिए दुखी हैं। अभी मैं पढ़ रहा था, गुजरात के अंदर लगभग 44 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, और बाकी बच्चे 53 लाख बच्चे गुजरात के अंदर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों का तो हम जानते हैं क्या हाल है। मजबूरी में जो बहुत गरीब आदमी होता है, जिसके घर में कुछ खाने को नहीं होता, वो आदमी मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता है।
और सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। ये केवल गुजरात की कहानी नहीं है, ये पूरे देश की कहानी है। पूरे देश इन लोगों ने 70-75 साल के अंदर शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। अगर हमें भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, अगर हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, हम चाहते हैं कि भारत अमीर देश बने, हम चाहते हैं कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने, तो भाषणबाजी से नहीं होगा। सबसे पहले शिक्षा को ठीक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिना शिक्षा को ठीक किए भारत नंबर 1 देश नहीं बन सकता, भारत अमीर देश नहीं बन सकता। भारत अमीर कैसे बनेगा? भारत अमीर तब बनेगा जब हर भारतीय अमीर बनेगा। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि भारत के लोग तो गरीब रह जाएं और हम कहते भारत अमीर बन गया। जब हर भारत का आदमी, हर भारतवासी अमीर बनेगा तभी तो भारत अमीर बनेगा। और जिस दिन भारत का हर आदमी अमीर बन गया, भारत अपने आप अमीर बन जाएगा। तो मेरा मकसद है हर गरीब आदमी को अमीर बनाना। गरीब आदमी अमीर कैसे बनेगा? मैं आपको उदाहरण देता हूं। दिल्ली के अंदर हमने शिक्षा शानदार कर दी है, सरकारी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए। अभी आपके गुजरात के 30-40 पत्रकार आए थे, बोले केजरीवाल का भंडा फोड़ के आएंगे। ये यहां पे आता है गुजरात में, कहता है हमने स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए। ये 2-3 दिन घूमे, इतना खुश हुए जब मुझसे मिलने के लिए आए। बोले सर ये विरोधी जो मर्जी बोले, लेकिन आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर गजब का काम किया है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे, अब तो मिडिल क्लास के बच्चे भी सरकारी स्कूल में आने लगे हैं। गरीबों के बच्चे, रिक्शे वाले के, मजदूर के बच्चे, किसान के जो बच्चे पढ़ते हैं, अब उन बच्चों के इंजीनियरिंग में एडमिशन होने लग गए। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूं, एक कुशाल गर्ग है, 12वीं में पढ़ता था। उसके पिताजी कारपेंटर का काम करते हैं, मुश्किल से 8-10 हजार रुपए महीना कमाते हैं। कुशाल गर्ग कहता है कि मैं जब 7-8 साल पहले, जब हमारी सरकार नहीं बनी थी, उसके पहले वो सोच भी नहीं सकता था कि वो कुछ कर पाएगा, क्योंकि स्कूलों का बहुत बुरा हाल था। इस बार कुशाल गर्ग का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में डॉक्टरी में हुआ है, डॉक्टर बनेगा अब कुशाल। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलना सबसे मुश्किल होता है, पृथ्वी के ऊपर सबसे मुश्किल है। उस लड़के का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हुआ, डॉक्टर बनेगा। सोच के देखो, जिस दिन वो डॉक्टर बनेगा उसकी स्टार्टिंग तनख्वाह 3-4 लाख रुपए महीना होगी। आज उसके पिताजी 8,000 रुपए कमाते हैं। तो उनका घर की गरीबी दूर हुई कि नहीं हुई? हो गई ना हुई? एक और बच्चा है, सोमेन करके है शायद, सोमेन गौर, नाम भूल गया मैं। वो बच्चा, उसके पिताजी प्लम्बर का काम करते हैं, वो भी 8-10 हजार रुपए महीना कमाते हैं। उस बच्चे का आईआईटी में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हो गया। मैं भी आईआईटी से पढ़ा हूं, मेरा भी कंप्यूटर साइंस में नहीं हुआ था। उसका आईआईटी में कंप्यूटर साइंस में। आप सोच के देखो, इस देश के अंदर एक गरीब आदमी का बच्चा अभी तक कभी कोई सपना भी नहीं देख सकता था, गरीब का बच्चा, कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। और जब इनके बच्चे, गरीबों के बच्चे ये सब बनना चालू होंगे तो इन सभी परिवारों की गरीबी दूर होगी। और जब इन सभी परिवारों की गरीबी दूर होगी तभी तो भारत आगे बढ़ेगा, तभी तो भारत अमीर बनेगा। मैं आज वहां पे बता रहा था, पूरे भारत में 17 करोड़ बच्चे ऐसे हैं, 17 करोड़ जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। इन 17 करोड़ बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अगर दिल्ली के अंदर हम 18 लाख सरकारी स्कूलों के बच्चों का भविष्य सुनहरा कर सकते हैं, तो देश के अंदर 17 करोड़ बच्चों का भी भविष्य सुनहरा किया जा सकता है। और गुजरात के अंदर भी 53 लाख बच्चों का भविष्य सुनहरा किया जा सकता है। गुजरात के अंदर भी अगर हम इन सरकारी स्कूलों को ठीक कर दें, एक जनरेशन के अंदर, कुछ सालों के अंदर आप देखेंगे कि सब परिवारों के अंदर खुशहाली आने लग गई। सबके बच्चे, किसी का बच्चा कुछ बनेगा, किसी का बच्चा कुछ बनेगा और अपने माँ बाप की गरीबी दूर करेगा। इसी से भारत आगे बढ़ेगा, तभी गुजरात आगे बढ़ेगा। नहीं तो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं ये लोग, करते कुछ नहीं है। तो दिल्ली के अंदर हमने 2-3 चीजें करी। एक,
सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, बहुत अच्छे कर दिए, इतने अच्छे कर दिए कि अब प्राइवेट स्कूलों से पिछले कुछ सालों में 4 लाख बच्चों ने अपना प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती हुए हैं। 4 लाख बच्चे। सरकारी स्कूलों का दिल्ली का पिछले साल नतीजे 99.7% नतीजे, 99.7% नतीजे। तो सरकारी स्कूल अच्छे किए और दूसरे प्राइवेट स्कूलों ने गुंडागर्दी मचा रखी थी। हमने प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने से मना कर दिया। हमने कहा कि कोई फीस नहीं बढ़ानी प्राइवेट स्कूलों को। सारे स्कूलों का हमने ऑडिट करवाया, प्राइवेट स्कूलों का। आपको जान के ताज्जुब होगा, किसी स्कूल के पास 30 करोड़ की एफडी, किसी के पास 40 करोड़ की एफडी, आपसे फीस लेते हैं और एफडी करा देते हैं उससे। कानूनी गलत है ये। आप एफडी नहीं करा सकते, लोगों से, बच्चों से फीस लेके एफडी नहीं करा सकते। हमने स्कूलों को ऑर्डर किया, एफडी तुड़वाई, फीस वापस करवाई। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि बच्चों की फीस वापस हुई, उनके माँ बाप के बैंक अकाउंट में पैसे वापस गए कि आपसे ज्यादा पैसे ले लिए थे फीस के आपके। तो गुजरात में भी अब करेंगे। गुजरात में 5 गारंटी। पहली गारंटी, गुजरात में पैदा होने वाले हर बच्चे को फ्री और अच्छी शिक्षा की गारंटी है। हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर आपके घर पास, माँ बाप के पास पैसा है, आप अपना प्राइवेट स्कूल में भेजो। लेकिन अगर आपके माँ बाप के पैसा नहीं है तो पैसे की कमी आपकी शिक्षा के बीच में नहीं आएगी। आपके बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, फ्री में अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, ये हमारी गारंटी है। दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में उसकी तैयारी चल रही है, स्कूल ठीक करने की सारी तैयारी चल रही है पंजाब के अंदर। दूसरी गारंटी, सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे और बहुत बड़े स्तर के ऊपर नए सरकारी स्कूल खोलेंगे। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि कच्छ में स्कूलों की कमी है। आप चिंता मत कीजिए, बहुत बड़े स्तर के ऊपर सरकारी स्कूल खोलेंगे, नए स्कूल खोलेंगे और मौजूदा सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे। इतने अच्छे बनाएंगे, दिल्ली के स्कूल आप जाके देखिए, प्राइवेट स्कूलों को मात देते हैं दिल्ली के स्कूल। उनका, हमारा सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया, उनकी शानदार बिल्डिंग, क्लासरूम, उनके डेस्क, ब्लैक बोर्ड, टीचर्स इतने शानदार हो गए कि प्राइवेट स्कूलों में अब कोई जाना नहीं चाहता दिल्ली में। गुजरात में भी ऐसा ही करेंगे, प्राइवेट स्कूलों से शानदार बनाएंगे। तीसरी चीज, सारे प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट कराएंगे। सारे प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट कराया जाएगा। जिन जिन लोगों ने पैसे ज्यादा ले रखे हैं, पैसे वापस कराएंगे आपके। और कोई किसी भी स्कूल को अगर फीस बढ़ानी है, उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी और किसी भी स्कूल को नाजायज फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये लोग करते हैं ना कि किताबें खरीदनी है तो स्कूल से ही खरीदनी पड़ेगी, यूनिफॉर्म खरीदनी है तो स्कूल से ही खरीदनी। ये पंजाब में भी हमने खत्म कर दिया, दिल्ली में भी खत्म कर दिया। किताबें कहीं से खरीदो, यूनिफॉर्म कहीं से खरीदो। इन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है, अपने स्कूल से खरीदते, वही धंधा बना रखा है। किताबों का भी धंधा बना रखा है, यूनिफॉर्म का भी धंधा। ये बंद करेंगे। दिल्ली में भी बंद कर दिया, पंजाब में भी बंद कर दिया, अब गुजरात में बंद किया। चौथी गारंटी, बहुत सारे कच्चे टीचर्स घूम रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, विद्या साहब, बहुत कच्चे टीचर्स घूम रहे हैं, सबको पक्का करेंगे। टीचर्स को इज्जत मिलेगी, टीचर्स को इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, सिक्योरिटी देंगे, उनके जॉब की सिक्योरिटी देंगे, तभी तो वो अच्छा पढ़ाएंगे हमारे बच्चों को। जितनी वैकेंसीज हैं टीचर्स की, वो सारी तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि जितने बड़े स्तर के ऊपर नए स्कूल खोले जाएंगे, बहुत वैकेंसीज निकलेगी टीचर्स की, प्रिंसिपल्स की, बहुत वैकेंसीज निकलेगी। सारी वैकेंसी, बहुत बच्चों को नौकरियां मिलेंगी स्कूलों के अंदर, बहुत स्टाफ को नौकरियां मिलेंगी स्कूलों के अंदर। अगर हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है तो 25 से 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर होना चाहिए। उतने बड़े स्केल के ऊपर हम टीचर्स की भर्ती करेंगे।
और 5वीं किसी भी टीचर को किसी भी दूसरी कोई ड्यूटी नहीं दी जाएगी। दिल्ली में भी बंद कर दी हमने, पंजाब में भी बंद कर दी हमने। इसके अलावा मुझे बताया गया विद्या सहायक हैं बहुत सारे, उन विद्या सहायकों के बहुत सारे मुद्दे हैं। मुझे बताया गया कि टाइम पे टीईटी नहीं होता, टीएटी नहीं होता, अगर किसी के पास सर्टिफिकेट भी नहीं हो तो भर्ती नहीं होती, बहुत सारे मुद्दे हैं। मेरी आप लोगों से विनती है, 3 महीने रह गए, जितने विद्या सहायक हैं खूब जम के आम आदमी पार्टी का प्रचार करो। 3 महीने बाद हमारी सरकार बनेगी, आपके सारे मुद्दे ठीक करने की गारंटी मेरी। और एक छाया जी ने शायद यहाँ पे मुद्दा उठाया था, ये बहुत जायज मुद्दा है, रह जाता है कि महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। इसके लिए पूरे गुजरात के कोने कोने के अंदर पर्याप्त सुविधाएं और इस रेजिडेंशियल सुविधाएं खोली जाएंगी ताकि हमारी महिलाएं उस वजह से वंचित ना रह सके। इसका पूरा खाका तैयार किया जाएगा। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, पिछले हफ्ते जब मैं आया था तो कुछ पुलिस वाले मिले थे, उनके ग्रेड पे की डिमांड थी। वो मांग कर रहे थे कि उनको ग्रेड पे मिलनी चाहिए, उनको ग्रेड पे दे नहीं रहे थे, तो मैंने उनकी मांग का समर्थन किया। उसके बाद गुजरात सरकार जागी, गुजरात सरकार ने लेकिन लॉलीपॉप दिया। नीयत खराब है ना इन लोगों की। बताओ, अपने ही लोगों को ऐसे लगता है जैसे इनकी जेब से जा रहा है। क्यों नहीं देते ये अपने कर्मचारियों को, टीचर्स को, पुलिस वालों को, क्यों नहीं उनका हक देते? तो उन्होंने, मुझे पता चला कि ग्रेड पे नहीं दिया, भत्तों में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी कर दी। तो मेरी गुजरात पुलिस से निवेदन है कि भत्ता इन लोगों से ले लो, ग्रेड पे मैं दे दूंगा। इन लोगों से भत्ता ले लो और अंदर ही अंदर आम आदमी पार्टी के लिए काम करो सारे जने। सरकार बनाओ आम आदमी पार्टी की, 4 महीने बाद ग्रेड पे हमसे ले लेना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ખૂબ ખૂબ આભાર અરવિંદજીનો। અહીંયા મીડિયા મિત્રો ઉપસ્થિત છે, હું એમને સર મીડિયા कुछ सवाल करना चाहते हैं आपसे। तो ભાઈ શાંતિથી બેસવા માટે વિનંતી, પાછળ તમામ સાથીઓને બેસવા માટે વિનંતી। हेलो 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 ભાઈ માઇક આપજો એટલે મીડિયા મિત્રો પૂછી શકે। यस हेलो, नमस्कार अरविंद जी, मैं दतेश भावसार जनजवान और जय हिंद एक्सप्रेस से। पूरे देश के जो पोर्ट है उसके ऊपर CIFF का पहरा है, लेकिन अदानी का एक ही पोर्ट ऐसा है जहां पर उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी, और आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा ड्रग्स वहीं से अभी बरामद किया हुआ है। तो ये आप उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं? मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। ये मुद्दा पूरे देश को चिंतित कर रहा है कि इतने बड़े स्तर के ऊपर इस एक पोर्ट से कई बार ड्रग्स पकड़े गए हैं। तो जैसा आपने बताया कि यहाँ पे इनकी प्राइवेट सिक्योरिटी है, मुझे लगता है कि प्राइवेट सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी सरकारी सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि किसी की जवाबदेही तय हो सके। और अभी तक जितनी बार ड्रग्स पकड़ी गई उसका क्या हुआ, जांच में क्या निकला, लोग ये जानना चाहते हैं। लोगों को ये बताया जाए कितनी बार ड्रग्स पकड़ी गई, क्यों ड्रग्स आई, कहां से आई, कौन जिम्मेदार है, और उसकी जांच में क्या निकला, कौन जिम्मेदार था, ये पता चलना चाहिए लोगों को। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। मेरा नाम मोहन मेरिया है। मैं 2018 में दिल्ली में आपसे मिल चुका हूँ। ईसुदान भाई भी 3 महीने 4 महीने पहले मेरी ऑफिस पे आके गए। और हेलो हेलो, मेरा प्रश्न ये है कि मैं
पूरे भारत देश के इतिहास में पहली बार गर्ल्स सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग चला रहा हूँ। यशोदान भाई से भी मेरी बात हुई थी। भचाऊ शहर में गर्ल्स सेल्फ डिफेंस का पूरे भारत देश के इतिहास में पहली बार सबसे बड़ा आयोजन किया है। हम 90 गर्ल्स को अभी 6 महीने के लिए सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हम लोगों ने भारत जो सरकार है उनसे कोशिश की कि सेल्फ डिफेंस के लिए सरकार से क्या हम अपेक्षा रख सकते, लेकिन यहाँ पे गर्ल्स की जो सेल्फ डिफेंस है उसके लिए सरकार के पास से कोई सुविधा नहीं है। और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ की इंडस्ट्रियल एरिया है, जो भी इंडस्ट्रीज है उसमें लोकल लोगों को बहुत ही कम एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो इन दो चीजों पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और आपका जो बर्थडे है तो मैं आपके लिए बुके भी लेके आई और कच्ची साल से मैं आपका सम्मान भी करूंगा। थैंक यू। थैंक यू। तो आप लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो आपको और आपके जैसे जितने और भी हर इंडस्ट्री में कम से कम 80% लोगों को वहां पे स्थानीय लोग होने चाहिए। 80% से ज्यादा लोग स्थानीय होने चाहिए। इसके बारे में कानून पास किया जाएगा। नमस्कार अरविंद जी, मैं नितेश गौर पिछले 20 सालों से मेरा खुद का मैगजीन प्रकाशित कर रहा हूँ कच्छ से ही, क्राइम रिलेटिव। आपने एजुकेशन के बारे में बात की, आरोग्य के बारे में बात नहीं की। मैं 22 तारीख को आ रहा हूँ आरोग्य की बात करने के लिए। एजुकेशन को लेके एक सवाल है मेरे मन में। जैसे सरकारी स्कूलें हैं उसमें आप फेरफार लाएंगे, सही बात है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूलें हैं उसमें जो जैसे लॉकडाउन के समय स्कूलें बंद थी फिर भी फी वसूली गई थी, तो उनके ऊपर ऐसी कोई सख्त कार्रवाई की जाए, जैसे कंप्लेन बॉक्स है, ऐसा कोई सजेशन आगे अगर आपकी सरकार आई तो? नहीं, जरूर। उसमें हम एक काम करेंगे ना कि सरकार के अंदर एक व्यवस्था करेंगे कि किसी को भी पेरेंट्स को अगर प्राइवेट स्कूल के साथ शिकायत है तो वो सरकार में कर सकता है और सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। लास्ट क्वेश्चन। अरविंद केजरीवाल जी, मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, 34 साल से इसमें हूँ। मैं ऐसा बोलता हूँ कि गुजरात में आज आपकी एक भी सीट नहीं है, ये 182 सीट्स हैं, तो आप कैसे कैसे फर्स्ट ट्रायल में ये आप मेजोरिटी ले जाएंगे? ये बहुमत मिलने के लिए वो बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से। सर आप आशीर्वाद दीजिए, अच्छा बोलिए तो जरूर होगा। उधर दे दीजिए माइक किसी को। हेलो। अच्छा, मीडिया के नहीं है सर, मीडिया से बात करने के लिए प्रेस अगर रखी जाए तो अच्छी तरह से हो सके, और इस तरह से तो कोई प्रश्न हाँ, आज मैं समझता हूँ मिक्सअप हो गया, अलग से करेंगे। अभी तक हम अलग अलग करते थे, आज मिक्स हो गया थोड़ा। हाँ ठीक है, तो अभी प्रेस से अभी बाद में मिलेंगे सर। अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अब 22 को आऊंगा, 22 को अलग करेंगे, अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।